च1 शादी या सौदा। शिमला के एक शमशान घाट में एक चिता जल रही थी। उस चिता के सामने एक 19 साल की लड़की अपने घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। वहीं पीछे खड़े 3 पुलिस वाले उस लड़की को रोते देखा कर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। एक पुलिस वाला दूसरे से बोला, इस सुमत चौहान ने अपने लालच के चक्कर में अपनी हंसती खेलती दुनिया बर्बाद कर ली। दूसरा पुलिस वाला बाकी दोनों पुलिस वालों से बोला, मिस्टर चौहान की जिंदगी कहाँ बर्बाद हुई, वो तो अपनी कंपनी में 10 करोड़ का घपला करके मार गए और पीछे अपनी बेटी को अकेला छोड़ गए। तीसरा पुलिस वाला बोला, मिस्टर चौहान के परिवार को इन्फॉर्म किया गया था पर उनमें से कोई भी इनकी अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुआ। पहला पुलिस वाला बाकी दोनों पुलिस वालों से बोला, एक क्रिमिनल की अंतिम यात्रा में कौन शरीफ इंसान शामिल होना पसंद करेगा। वो तीनों पुलिस वाले उस लड़की को बलक बलक कर रोते देख रहे थे। उस लड़की को इस वक्त किसके सहारे की जरूरत थी पर उसको सहारा देने वाला भी कोई नहीं था। तभी एक पुलिस वाला उस लड़की के पास आकर अपनी कड़क आवाज में बोला, मिस आयशा, तुम्हारे पास घर खाली करने के लिए बस 2 घंटे बाकी है। अगर तुमने 2 घंटे में कंपनी से मिला घर खाली नहीं किया तो तुम्हें जेल हो सकती है। आयशा इंस्पेक्टर की बात पर कोई रिएक्ट नहीं करती। वो तो बस अपने पिता की जालती चिंता को देखकर रो रही। उसको इस वक्त कोई होश नहीं था। तभी वो पुलिस वाला फोन करके पास के पुलिस स्टेशन से एक लेडी कांस्टेबल को बोलता है। वो लेडी कांस्टेबल वहां कर जबरदस्ती आयशा को उसके घर लेकर पहुंचती है। लेडी कांस्टेबल बड़ी अकड़ में आयशा से बोली, लड़की, तुम्हारे पास बस 1 घंटा 30 मिनट बचे हैं, अपना सामान समेटा कर इस घर से निकल। आयशा रोते हुए अपना सामान पैक करती हैं और घर के अंदर से बाहर आती हैं और एक बार पलट कर घर को अंदर देखती है। ये वही घर है जिसमें वो पैदा हुई थी और उसका बचपन गुजरा था और आज उसको इस घर से जबरदस्ती निकला जा रहा है। लेडी कांस्टेबल घर की डोर बंद करके उसके ऊपर ताला लगा देखती है और वहां से पुलिस जीप में बैठकर निकल जाती है। आयशा अपने घर के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे पड़ोसियों को उम्मीद भरी निगाहों से देखती है पर कोई उसकी मदद करने आगे नहीं आता। वो सब उसके पिता के बारे में उल्टी सीधे बातें कर रहे थे। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से बोला, भाई साहब, कोई मिस्टर चौहान की भोली शक्ल देखकर कहा ही सकता था वो कंपनी में 10 करोड़ का घपला कर सकते हैं। दूसरा पड़ोसी बोला, घपला किया इसके बाप ने और भुगतान हम सबको पड़ेगा। इस बार हो सकता है हमें दिवाली पर बोनस ना मिले। इस चौहान के साथ भगवान ने बिल्कुल सही किया। आयशा अपने पिता के बारे में गलत बात सुनकर सभी पड़ोसियों से चिल्लाते हुए बोली, मेरे पापा ने कंपनी में कोई घपला नहीं किया, ये सब मेरे पापा को फंसने की एक साजिश है। मेरे पापा निर्दोष थे, मैं जल्द ही अपने पापा को निर्दोष साबित कर दूंगी। आयशा की बात सुनकर सभी पड़ोसी मुंह बनाकर अपने अपने घर में चले जाते हैं। आयशा रोते हुए उस कॉलोनी से बाहर निकल जाती है और बारिश भी शुरू हो जाती है। रात के अंधेरे में आयशा शिमला की सुनसान सड़क पर अपना सूटकेस लेकर चल रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी आयशा अपने फोन से किसको फोन लगती है और दूसरी तरफ से 2-3 रिंग बाद कोई फोन रिसीव कर लेता है। आयशा रोते हुए बोली, दादी पापा नहीं रहे, मैं अकेली हो चुकी हूँ। आयशा की दादी रोते हुए बोली, मेरी बच्ची, मुझे सब पता है, तुम यहाँ मुंबई आ जाओ। आयशा ओके बोलकर फोन डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर आयशा बस डिपो जाकर मुंबई जाने वाली बस में बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक 5 स्टार होटल के प्राइवेट रूम में 2 हैंडसम से आदमी हाथ में रेड वाइन का गिलास लेकर एक दूसरे के सामने बैठे थे। दोनों एक दूसरे से अपने वाइन के गिलास टिक करते हुए चेयर्स करते हैं। उन दोनों में से एक आदमी मुस्कुराते हुए बोला, यार, तुमने तो पहली ही बाजी में चौहान परिवार को चारों खाने चित कर दिया। दूसरा आदमी जो बहुत रौब से पैर पर पैर रखकर बैठा था वो अपने एक्सप्रेस लास्ट फेस के साथ कोल्ड वॉइस में बोला, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता क्या। वही 1 महीने बाद मुंबई शहर के रईसों में से एक महेश चौहान का बंगला दुल्हन की तरह सजा हुआ था। आसमान में आतिशबाजी हो रही थी, पूरा घर मेहमानों से भर हुआ था। वही एक रूम में एक लड़की ड्रेसिंग टेबल के सामने बड़ी ही नर्वस सी खड़ी थी। वो लड़की खुद को मिरर में देख रही थी। उसकी आंखों के कोने में मोटे मोटे आंसू ठहरे हुए थे। देखने से वो लड़की किसी संगमरमर की मूर्ति सी लग रही थी। दूध सा गोरा बदन, उसके ऊपर उसकी तितली जैसी भूरी आंखें, लंबे रेशमी काले बाल जो उसकी कमर तक आ रहे थे। उस लड़की के गुलाबों से नाजुक खूबसूरत होंठ, हाइट 5 फीट 4 इंच, परफेक्ट बॉडी शेप। उस लड़की को देखकर ऐसा लगता रहा था जैसे भगवान ने उसे बहुत फुर्सत से बनाया हो। तभी उस रूम का डोर खुलता है और एक लड़की स्टाइलिश साड़ी पहनकर रूम के अंदर कैटवॉक करते हुए आती है और बेड पर बैठकर दुल्हन के जोड़े वाली लड़की से घनमत भरी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, आयशा, तुम तो आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो और खुश हो भी क्यों ना। आज तुम्हारी शादी मुंबई के सबसे रईस आदमी के साथ जो होने जा रही है। आयशा उस दूसरी लड़की की तरफ घूमकर रौंदो आवाज में बोली, सिद्धि, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। आयशा की बात सुनकर सिद्ध इविल स्माइल करते हुए बोली,
आयशा तुम ये पढ़ाई वढ़ाई अब भूल जाओ, तुम्हें अब घर संभालना है, अपने पति को बस्तर पर खुश करना है। आयशा रौंदू आवाज में सिद्ध से बोली, दी मुझे ये शादी नहीं करनी, प्लीज आप चाचा चाची से बोला कर ये शादी करवा दीजिए। सिद्ध आयशा के बेबस चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे आयशा तुम्हें तो मैं तुम्हारे होने वाले हस्बैंड के बारे में बताना ही भूल गई। मैंने सुना है मिस्टर अग्निहोत्री बहुत ही अयाश किस्म के आदमी है, उसका नाम हर एक मॉडल और एक्ट्रेस के साथ जुड़ा है, और सबसे खास बात मिस्टर अग्निहोत्री को बस्तर पर एक बार में 2 लड़कियां चाहिए होती हैं, और शायद तुम्हें अपनी सुहागरात की सजे किसी दूसरी लड़की के साथ शेयर करनी पड़े। बेस्ट ऑफ लक। सिद्ध चिढ़ने वाली मुस्कान मुस्कुराते हुए रूम से बाहर निकल जाती है। आयशा सिद्ध की बातें सुनकर डर जाती है और अपना लहंगा पकड़कर भागते हुए अपने चाचा चाची के रूम के बाहर पहुंचती है। इससे पहले आयशा रूम के अंदर जाती उससे पहले ही उसके कानों में अपनी चाची की बात पड़ती है। ए जी मुझे नहीं पता था इस कूड़े को बचाने पर हमें इतने पैसे मिल सकते हैं, आज ये कूड़ा हमेशा हमेशा के लिए हमारे घर से चली जाएगी। आयशा के चाचा हंसते हुए अपनी वाइफ से बोले, डोली बेबी तुम तो बस अब पैसे गिनने की तैयारी करो। डोली अचानक ही सीरियस फेस बनाकर कर अपने हस्बैंड से पूछती है, महेश क्या वाकई मिस्टर अग्निहोत्री एक विलेन है? महेश डोली की बात सुनकर सीरियस फेस बनाकर बोले, मिस्टर अग्निहोत्री इंसान की शक्ल में एक शैतान है, अगर कोई उनकी बात नहीं मानता तो वो अगले दिन का सूरज नहीं देखा पाता। डोली कुछ सोचकर पूछती है, मिस्टर वर्मा को बीच सड़क पर जिद जाल कर क्या मिस्टर अग्निहोत्री ने मार था? महेश सीरियस टोन में बोले, डोली बेबी मिस्टर अग्निहोत्री के बहुत सारे डार्क सीक्रेट हैं, तुम्हारे लिए बस इतना जान काफी है, मिस्टर अग्निहोत्री एक डेविल हैं। डोली एविल स्माइल करते हुए बोली, उस आयशा की जिंदगी तो बहुत मजे से बीतने वाली है। आयशा के चाचा चाची एक साथ हंसने लगते हैं। आयशा अपने चाचा चाची की बात सुनकर वहां से भागते हुए एक रूम के अंदर पहुंचती है। उस रूम में घर का सारा टूट हुआ सामान भर हुआ था और एक कोने में जमीन पर एक बस्तर लग हुआ था और एक टूटे टेबल पर कुछ पहने के कपड़े किताबें और एक बैग रखा हुआ था और उस टेबल के नीचे एक छोटा सा पिंजरा रखा हुआ था। आयशा उस पिंजरे के पास जाकर उस पिंजरे को खोलकर एक व्हाइट और ब्राउन कलर के मोटे से गोलू मोलू खरगोश को बाहर निकलती है और उस खरगोश को अपने सीने से लगकर रोते हुए बोली, रोली चाचा चाची ने मुझे एक गंदे आदमी को बचे दिया और वो उससे मेरी शादी करवा रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे ये शादी नहीं करनी है। आयशा अपने खरगोश को अपने सीने से लगकर फूट फूट कर रो रही थी। तभी व्हीलचेयर पर बैठी एक बूढ़ी औरत स्टोर रूम में आती है और अपनी घबराए आवाज में आयशा से बोली, आयशा मेरी बच्ची तू ये शादी नहीं कर सकती, ये शादी नहीं सौद है, महेश और डोली ने तुम्हारी उम्र से 8 साल बड़े आदमी को तुम्हें बचे दिया है। आयशा उस बूढ़ी औरत के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और फिर रोते हुए बोली, दादी मुझे सब पता चल चुका है, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से चाचा चाची ने हमें एक एक दाने के लिए तरस दिया, ऐसा कोई जुल्म नहीं जो उन्होंने मेरे ऊपर ना किया हो, फिर भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने मुझे एक अयाश आदमी को बेच दिया, दादी मैं क्या करूँ। आयशा की दादी सुधा गहरी सांस लेकर बोली, मेरी बच्ची यहाँ से कहीं दूर भाग जाता और कभी मुड़कर यहाँ मत देखना। आयशा अपनी दादी की बात सुनकर रोते हुए बोली, दादी आपका क्या? सुधा जी दर्द भरी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोली, मेरी बच्ची मेरी जिंदगी बची ही कितनी है, आज मारी कल दूसरा दिन, पर तुम्हारी अभी पूरी जिंदगी बाकी है और तुझे अपने पापा के ऊपर लगा झूठा इलाज भी तो हटना है, तू भाग जा। आयशा अपनी दादी की गोद में सिर रखकर रोते हुए बोली, दादी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। सुधा जी आयशा के सिर पर हाथ रखकर रोते हुए बोली, आयशा बेटी अगर ये शादी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा, तुम्हें नहीं पता एक अयाश आदमी से शादी होने पर जिंदगी कैसे नर्क बनती है, ये मुझसे ज्यादा अच्छा से किससे मालूम होगा। शादी की पहली रात उन्होंने मेरे सामने अपनी मिस्ट्रेस के साथ सुहागरात मनाए और मुझे वो सब देखने के लिए मजबूर किया, और जब मैंने अपनी आंखें मूंद ली तो तुम्हारे दादा ने मुझे शादी की पहली ही रात को बहुत टॉर्चर किया, और मैं तुम्हारी जिंदगी अपनी तरफ बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, मेरी बच्ची भाग जा। उद्धरण चिन्ह चटुक रणविजय अग्निहोत्री वेरी डेंजरस मैन। प्लीज ज्यादा से ज्यादा बुक को शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें। आसमान में चांद बदलों के साथ लुका छुपी खेल रहे थे। वही बारात चौहान बंगलों के बाहर खड़ी थी, बाराती नाच रहे थे। महेश और डोली बारात और दूल्हे का स्वागत करते हैं, वही दूल्हे को देखकर सारी लड़कियां आहें भर रही थी। सिद्ध आहें भरते हुए खुद से बोली, उस भिखारन को ये हीरो कैसे मिल गया, क्या बवाल आदमी है। दूल्हा एरोगेंट एटीट्यूड के साथ अंदर आता है। लड़कियां उस 6 फीट 2 इंच के बेहद हैंडसम और डैशिंग गोरा चिटे आदमी दूल्हा की काली गहरी आंखों में जैसे खोने के लिए तैयार बैठी थी। उसके ब्रैड शोल्डर, मस्कुलर चेस्ट और 8 पैक एब्स से उस आदमी की पर्सनैलिटी और भी अट्रैक्टिव बन रही थी। उस आदमी की शार्प जॉलाइन उसकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा रही थी।
महेश और डोली दूल्हे को लेकर मंडप में ले पहुंचते हैं। वही कुछ देर बाद पंडित जी वर पूजा करने के बाद महेश और डोली से बोला, जजमान दुल्हन को मंडप पर लेकर आओ। डोली एक मेड से आयशा को मंडप पर लेकर आने को बोलती है। मेड जब सिद्ध के रूम में आयशा को लेने पहुंचती है तो आयशा को वहां ना पाकर भागी भागी मंडप में पहुंचती है और घबराए आवाज में सभी से बोली, आयशा रूम में नहीं है। मंडप पर बैठा दुल्हा झटके से खड़ा होता है और अपना सहारा हटाकर अपने पास खड़े अपने बॉडीगार्ड के हाथ से गन छीनकर उस मेड के माथे के बीचों बीच 2 गोल मारकर महेश को अपनी गुस्से से भरी लाल आंखों से देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, चौहान मैंने आयशा को पूरे 50 करोड़ देकर खरीदा है। अगर वो आधे घंटे में मंडप पर नहीं आई तो यहाँ मैं लाशें बेच दूंगा। दूल्हे का उरा इतना खतरनाक था कि किसकी उससे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। दूल्हे की काली गहरी आंखें इस वक्त आग उगल रही थी। वहां मौजूद मेहमान को अब अपने ऊपर मौत मंडरती नजर आ रही थी। महेश दूल्हे के सामने हाथ जोड़कर बोला, मिस्टर अग्निहोत्री आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आयशा को मंडप पर लेकर आता हूँ। महेश अपने बॉडीगार्ड से गुस्से में बोला, आयशा को ढूंढ कर लेकर आओ। बॉडीगार्ड आयशा को ढूंढने चले जाते हैं। तभी चौहान बंगलों का वॉचमैन वहां भागते हुए आता है और घबराए आवाज में महेश है बोलता है, सर आयशा टैक्सी लेकर कहीं चली गई है। महेश गुस्से में वॉचमैन के पास आकर उसकी कॉलर पकड़कर बोला, तू उसको रोक नहीं सकता है। वॉचमैन महेश के गुस्से से डरते जाता है और डरते हुए बोला, सर मैंने बहुत कोशिश की थी पर वो मेरा बेवकूफ बनाकर भाग गई, पर मैंने उसकी टैक्सी का नंबर नोट कर लिया है। महेश वॉचमैन की कॉलर छोड़ देता है। वॉचमैन महेश को टैक्सी का नंबर बताता है। दूल्हा आकर महेश को एक लात मारकर गिर देता है और गुस्से में दांत भींचकर बोला, अब रणविजय अग्निहोत्री खुद अपनी दुल्हन को ढूंढेगा। रणविजय अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है और बॉडीगार्ड वॉचमैन से टैक्सी का नंबर लेता है। रणविजय महेश के सीने पर पैर रखकर कोल्ड वॉइस में बोला, अगर मुझे आयशा नहीं मिली तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा है। और फिर रणविजय अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां से आयशा को ढूंढने निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक टैक्सी मुंबई की सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। टैक्सी ड्राइवर पीछे बैठी लड़की से पूछता है, मैडम कहाँ जाना है, कुछ तो बताओ। वो लड़की रोते हुए टैक्सी ड्राइवर से पूछती है, मेरी चाचा चाची मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं, तो ऐसे में मुझे कहाँ जाना चाहिए। उस लड़की की बात सुनकर टैक्सी ड्राइवर बोला, अगर ऐसी बात है तो आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, इस मामले में वो ही आपकी मदद कर सकते हैं। वो लड़की अपनी गोद में मौजूद खरगोश से पूछती है, रोली हम पुलिस स्टेशन चले। खरगोश आयशा को देखकर गर्दन हिलाता है। आयशा रोली खरगोश की गर्दन हिलाने को हाँ मानकर टैक्सी का ड्राइवर से बोली, ओके अंकल आप टैक्सी पुलिस स्टेशन लेकर चलो। टैक्सी ड्राइवर टैक्सी पुलिस स्टेशन की ओर मोड़ लेता है। कुछ देर में टैक्सी पुलिस स्टेशन के सामने रुकती है। आयशा टैक्सी से उतरती है। आयशा घबराए आवाज में टैक्सी ड्राइवर से बोली, अंकल मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। वो टैक्सी ड्राइवर आयशा की ज्वेलरी को देखकर बोला, ये ज्वेलरी तो है। आयशा मायूस चेहरा बनाकर बोली, ये सब नकली है। वो टैक्सी ड्राइवर आयशा के ऊपर तस खाकर पैसे छोड़ देता है और अपनी टैक्सी लेकर निकल जाता है। आयशा अपने खरगोश को लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचती है और कांस्टेबल से रोते हुए बोली, कांस्टेबल अंकल मेरे चाचा चाची मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं। कांस्टेबल आयशा को ऊपर से नीचे तक देखता है। आयशा को दुल्हन के जोड़े में देखकर पान चबाते हुए बोला, शादी से भागकर आए हो। आयशा और उसका खरगोश हाँ में सिर हिलाते हैं। कांस्टेबल आयशा को इंस्पेक्टर के पास लेकर पहुंचता है। आयशा इंस्पेक्टर को रोते हुए सारा मामला बताती है। इंस्पेक्टर आयशा को पास ही के बेंच पर बैठने को बोलता है। आयशा अपने खरगोश को लेकर बेंच पर बैठ जाती है। इंस्पेक्टर कोने में जाकर किसको फोन करके बोला, सर लड़की मिल गई, आप जल्दी आ जाएं। वही आधे घंटे बाद पुलिस स्टेशन के बाहर एक कार आकर रुकती है। उस कार से महेश और डोली उतरते हैं। वो दोनों तेज कदमों के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचते हैं। वो लोग आयशा को एक बेंच पर बैठे देखते हैं। डोली आयशा को देखकर गुस्से में बोली, बदजालन हमने तुझे सहार दिया और तू तुम्हारे मुंह काले पोत कर शादी से भाग आई। आयशा डोली को गुस्से में देखकर डर जाती है और डर के कारण बेंच पर पीछे को खिसकने लगती है। महेश आयशा के पास आकर गुस्से में दांत भींचकर बोला, तुझे क्या लगता है हम तुझे ऐसा ही जाने देंगे? तुझे मिस्टर अग्निहोत्री से शादी करनी ही पड़ेगी। आयशा नामे सिर हिलाती है। डोली गुस्से में आयशा के पास आकर उसके गाल दबाते हुए बोली, तेरी मर्जी नहीं पूछ रहे हैं, तुझे मिस्टर अग्निहोत्री से शादी करनी ही होगी। अगर शादी नहीं करनी तो भी अब तुम्हें मिस्टर अग्निहोत्री के साथ ही रहना होगा। आयशा अपनी चाची को आंसू भरी आंखों से देखती है। आयशा की आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो चाची से रिक्वेस्ट कर रही हो वो उसके साथ ऐसा ना करें। महेश आयशा से गुस्से में दांत भींचकर बोला, मिस्टर अग्निहोत्री बस आ रहे हैं, अगर उनके सामने कोई नाटक किया
तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। रोली खरगोश जो आयशा की गोद में ही बैठा था, वो चाची को अपनी भाषा में बोला, चू चू चू। आयशा को परेशान मत करो चाचा। चाची आयशा को डर धमका रहे थे ताकि वो चुपचाप मिस्टर अग्निहोत्री से शादी कर ले, क्योंकि अगर आयशा मिस्टर अग्निहोत्री को नहीं मिली तो इसके बदले महेश और डोली को मौत मिलेगी। छतरी फास्ट किस। प्लीज ज्यादा से ज्यादा बुक को शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें। धीमी धीमी बारिश हो रही थी और वही पुलिस स्टेशन के बाहर कारों का काफिला आकर खड़ा होता है। काफिले की तीसरे नंबर की कार का डोर ड्राइवर फटफट खोलता है। कार से रणविजय उतरता है। रणविजय अपनी शेरवानी को ठीक करता है और एरोगेंट एटीट्यूड में चलते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचता है। रणविजय के पीछे उसके बॉडीगार्ड की फौज थी। रणविजय की नजर आयशा को टॉर्चर करती डोली पर जाती है तो उसका ऑरा खतरनाक हो जाता है। उसके फेस एक्सप्रेस डार्क हो जाते हैं। वो गुस्से में दांत भींच कर महेश से बोला, आयशा मेरी है, तुम्हारी बीवी की हिम्मत भी कैसे हुई इसको टॉर्चर करने की। डोली डर के मारे आयशा से दूर हो जाती है। रणविजय अपने एक बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है। वो बॉडीगार्ड डोली के पास आता है और पूरे पुलिस स्टेशन में चक्का की आवाज गूंज उठाती है। डोली फर्श पर गिरी हुई थी और उसका हाथ उसके गाल पर था। रणविजय डोली को घूरते हुए कोल्ड वॉइस बोला, अगर अगली बार आयशा से ऊंची आवाज में बात भी की तो अगली बार गलती करने के लिए जिंदा नहीं बचोगी, समझी। डोली जमीन पर पड़ी हुई ही हाँ में सिर हिलाती है। रणविजय आयशा को देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई कॉम टू मी। आयशा नामे गर्दन हिलाती है। रणविजय का खतरनाक एटीट्यूड देखकर आयशा का दिल डर से बैठा जा रहा था। आयशा यही सोच रही थी, अगर उसकी शादी इस खतरनाक आदमी से हो गई तो उसका क्या होगा। सिद्ध जो बोल रही थी, अगर वो सच हुआ तो। रणविजय सर्द निगाहों से आयशा को देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, डोंट टेस्ट माय पेशेंस, कॉम फास्ट। आयशा अपनी जगह पर ऐसे बैठी थी जैसे वो वहीं चिपक गई हो। रणविजय आयशा को अपनी बात ना मानते देखकर अपने बॉडीगार्ड से कोल्ड वॉइस में बोला, उस बुढ़िया के टुकड़े टुकड़े करके चिल कौं को डाल दो। आयशा समझा जाती है रणविजय की दादी के बारे में ही बात कर रहा है। आयशा फटाफट रणविजय पास आ जाती है और रौंदू आवाज में बोली, मेरी दादी को कुछ मत करना। रणविजय आयशा की गोद में रोली को देखता है। रणविजय डोली से कोल्ड वॉइस में बोला, इस खरगोश को संभालो। डोली महेश का सहारा लेकर फर्श से खड़ी होती है और आयशा के पास आकर उसकी गोद से रोली को ले लेती है। रणविजय सबको इशारे से बाहर जाने को बोलता है। रणविजय का इशारा मिलते ही सब बाहर निकल जाते। सबके बाहर जाते ही रणविजय आयशा को पास की दीवार से सद देता है और आयशा से कुछ दूर होकर उसको ऊपर से नीचे तक देखकर अचानक ही टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए डीप वॉइस में बोला, फास्ट नाइट में बहुत मजा आने वाले हैं। आयशा रणविजय की बात सुनकर अंदर तक डर जाती है और अपनी तितली जैसी आंखों से रणविजय को ही देख रही थी। आयशा के डर के कारण कांप रहे गुलाबी होंठ रणविजय को अपनी ओर बुला रहे थे। रणविजय आयशा के होठों के एकदम करीब आकर कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ ही रहना है तो अब तक तुम्हें करना है, मेरी वाइफ बनना है या मेरी मिस्ट्रेस। आयशा कांपती आवाज में रणविजय से बोली, मुंह मुझे आप पसंद नहीं हो, मुझे आपके साथ कैसे भी नहीं रहना। आयशा की बात सुनकर रणविजय के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं और वो गुस्से में आयशा के होठों पर अपने होंठ रख देता है और आयशा के होठों को कुतरने लगता है। रणविजय की इस हरकत से आयशा को दर्द होने लगता है। उसकी आंखों में ठहरे हुए आंसू छलक जाते हैं। आयशा रणविजय की मस्कुलर चेस्ट पर हाथ रखकर उसको खुद से दूर पुश करती है। पीडीसी आयशा का जोर हटे कट्टे रणविजय पर नहीं चल रहा था। रणविजय का एक हाथ आयशा की खुली कमर पर चलने लगा था। रणविजय अपनी बॉडी से आयशा की बॉडी को रब करने लगता है। आयशा की हालत खराब होने लगी थी। रणविजय आयशा की बॉडी से आ रही खुशबू से मदहोश हो रहा था। उसकी आंखों में डिजायर उभर आए थे। रणविजय 10 मिनट में बंद आयशा के होठों को फ्री करके अपने होठों पर जीभ से लकी करते हुए डीप वॉइस में बोला, अब शादी से पहले सुहागरात होगी। आयशा जो रोते हुए अपनी सांसें संभाल रही थी, वो रणविजय की बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है। खौफ से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। रणविजय आयशा का दुपट्टा साइड करके उसके विजिबल हो रहे क्लेवीज को अपनी डिजायर भरी नजरों से देखने लगता है। आयशा डर से कांपते हुए रणविजय से बोली, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, ये सब करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। रणविजय को अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो इस वक्त मदहोश हो गया था। रणविजय आयशा के क्लेवीज अचानक से ही भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है। वही बाहर तक आयशा के रोने और चीखने की आवाजें आ रही थी। आयशा लगातार रणविजय को खुद को छुड़ाने को बोल रही थी। डोली आयशा की दर्द भरी आवाजें सुनकर बहुत खुश हो रही थी। कुछ 20 मिनट बाद रणविजय बाहर फोन पर बात करते हुए आता है।
चाचा चाची और इंस्पेक्टर अंदर पहुंचते हैं। वो लोग आयशा को फर्श पर खुद को दुपट्टा से कवर करके बैठे देते हैं। रोली आयशा को फूट फूट कर रोते देखकर डोली की गोद से कूदकर आयशा के पास आकर बैठ जाता है। इंसान की शक्ल में मौजूद इन सब जानवरों के बीच एक रोली खरगोश ही था जिसको आयशा की फिक्र थी, वरना तो बाकी सब उसको दर्द ही पहुंचना चाहते थे। डोली दूर से ही आयशा के सूजे हुए होठों का हाल देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। रणविजय फोन पर बात करके वापस अंदर आता है और आयशा के पास आकर उसकी बाजू पकड़कर ऊपर उठाता है। रणविजय महेश को सर्द निगाहों से देखकर बोला, पहले सुहागरात फिर शादी। महेश सिर झुकाकर धीमी आवाज में बोला, जैसे आपकी मर्जी। डोली तो रणविजय की बात सुनकर बड़ी खुश हो गई थी। आयशा रोते हुए अपने चाचा से बोली, चाचा जी मैं आपके भाई की बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे गलत होने दे सकते। महेश आयशा की बात सुनकर बड़े प्यार से बोला, बेटा ना बाप बड़ा ना मैं सबसे बड़ा रूपा। चफ अब तुम मेरी हो, अंडरस्टैंड। प्लीज ज्यादा से ज्यादा बुक को शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें। रणविजय आयशा को अपने साथ लेकर जा ही रहा था, तभी एक बॉडीगार्ड फोन लेकर रणविजय के पास आता है और सिर झुकाकर रणविजय की तरफ फोन बढ़कर बोला, सर इम्पोर्टेंट कॉल है। रणविजय बॉडीगार्ड से फोन लेकर फोन की स्क्रीन पर शो हो रहा नाम देखता है। रणविजय बॉडीगार्ड को आयशा के ऊपर नजर रखने का इशारा करके फोन पर बात करने के लिए पुलिस स्टेशन से बाहर चला जाता है। सभी बॉडीगार्ड आयशा को घूर रहे थे। आयशा के डर के मारे पसीने छूट रहे थे और वो लगातार आंसू बहाए जा रही थी। आयशा उम्मीद भरी निगाहों से अपने चाचा चाची को देखते हुए बोली है, चाचा चाची मैं सारे घर का काम अब चुपचाप कर लिया करूंगी, आपसे कोई शिकायत भी नहीं करूंगी, आपसे कभी भी अच्छा खाना नहीं मांगूंगी, आप जो दोगे वही खा लूंगी, प्लीज मेरी शादी इस गंदे आदमी से मत करवाओ। वो दोनों तो आयशा को और भी ज्यादा गुस्से से घूरने लगते हैं, जैसे अभी के अभी उसको जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। आयशा अपने चाचा चाची के सामने गिड़गिड़ा रही थी, पर चाचा चाची अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेते हैं। आयशा चाची तो बहुत खुश थी, आयशा की शादी इतने डेंजरस आदमी से हो रही है जो अब आयशा को हरदम टॉर्चर करेगा। तभी आयशा की नजर नीचे फर्श पर जाती है तो वो 3-4 मोटे मोटे चूहों को डोली के पास घूमते हुए देखती है और जोर से चिल्लाते हुए अपनी चाची से बोली, चाची आप पैरों में चूहा। डोली जैसे ही नीचे देखती है तो वो अपने पैरों में 2-3 मोटे मोटे चूहों को देखकर डर से उछल जाती है और फिर डोली चीख मारते हुए चारों ओर भागने लगती है, जिस वजह से सबका ध्यान डोली की तरफ मुड़ जाता है। आयशा सबका ध्यान डोली चाची की तरफ देखकर वो दबाते पैर पुलिस स्टेशन से बाहर आती है। वैसे ही कोई उसकी बाजू पकड़कर कोल्ड वॉइस में बोला, आयशा चौहान कहाँ जा रही हो। उस रूह कांपा देने वाली आवाज को सुनकर आयशा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। आयशा पीछे मुड़कर देखती है तो अपने पीछे रणविजय को खड़ा पाती है। रणविजय आयशा को अपनी अंगारों की तरह दहक रही लाल आंखों से देखता रहा था। रणविजय आयशा की बाजू छोड़कर उसके गाल दबाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, मिस आयशा चौहान मैंने तुम्हें पूरे 50 करोड़ देकर खरीदा है, अब तुम मेरी हो, अंडरस्टैंड। रणविजय के चेहरे पर अपने पैसों की घनमत सफा नजर आ रहा था। आयशा की आंखों में बेबी सफा दिख रही थी। उसके अपने चाचा चाची ने ही उसको एक आदमी को 50 करोड़ में बेच दिया। क्या उसकी इज्जत इतनी सस्ती है कि उसका सौदा कर दिया गया। रोली खरगोश भी अपनी बड़ी बड़ी आंखें से रणविजय को बड़े ध्यान से देख रहा था। फिर रणविजय आयशा की बाजू पकड़कर खींचते हुए अपनी कार की तरफ लेकर जाने लगता है। आयशा रणविजय रोते हुए खुद को लगातार छोड़ने को बोल रही थी, पर रणविजय पर मासूम आयशा के आंसुओं का कोई असर नहीं हो रहा था। वो आयशा अपनी कार के पास लेकर आता है। ड्राइवर कार का डोर खोलता है। रणविजय आयशा को कार के अंदर धकेल देता है। आयशा धड़ाम करके कार की सीट पर गिरती है, पर आयशा रोली को अपनी बाहों में ऐसे छुपा लेती है कि रोली को किसी तरह की चोट न आ पाए। रणविजय भी कार के अंदर घुस जाता है और कार का डोर बंद कर लेता है। ड्राइवर कार में बैठकर कार में पार्टीशन ऑन कर देता है और फिर रणविजय कार पुलिया से निकल जाती है और उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड भी कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। वही डोली और महेश चैन की सांस लेते हैं। डोली महेश से खुश होते हुए बोली, घर का कचरा साफ भी हो गया और हम मालामाल भी हो गए। महेश जी मजा आ गया। महेश भी हंसने लगता है। इन दोनों को इस बात की जरा भी फर्क नहीं थी, आखिर रणविजय आयशा के साथ क्या करेगा। वो तो बस पैसों के नशे में चुर थे। मासूम आयशा को बेचते हुए इनकी आत्मा ने एक बार भी उनसे सवाल नहीं किया। फिर महेश और डोली इंस्पेक्टर को कुछ पैसे देकर पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रणविजय कार में आयशा सीट के कोने पर दर्द सहमी सी बैठकर रो रही थी। रणविजय आयशा को अपनी सर्द निगाहों से देख रहा था। रणविजय कब से नोट ही कर रहा था, आयशा इस खरगोश को अपनी गोद में लेकर है।
रणविजय आयशा से रोली को छीन कर नीचे बेदर्दी तरीके से फेंक देता है। आयशा रणविजय की इस हरकत पर जोर से रोते हुए बोली, मेरी रोली को कुछ मत करो। आयशा का रोली के लिए प्यार देखकर रणविजय का जबड़ा कस जाता है। वो आयशा के बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर कोल्ड वॉइस में बोला, मुझे अपनी बात बार बार दोहरान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए कान खोल कर सुन लो, तुम अब मेरे हो, तुम्हारी हर एक सांस पर मेरा हक है, तो इस खरगोश को फिर से प्यार करने की कोशिश भी मत करना। आयशा रणविजय से अपने बाल छुड़वाने की कोशिश कर रही थी और आयशा की कोशिश के देखकर रणविजय की पकड़ आयशा के बालों पर कसती जा रही थी। आयशा की चीख निकल जाती है और वो रणविजय की चेस्ट पर मुक्के मारने लगती है। रणविजय को आयशा का खुद पर हाथ उठाना रस नहीं आया। रणविजय आयशा के बाल छोड़कर उसको एक ही झटके में अपनी गोद में बैठ लेता है। रणविजय आयशा के होठों के खिलाफ जाकर बड़ी ही डरावनी आवाज में बोला, अब मैं तुम्हें बताऊंगा हाथ पैर चलने का अंजाम क्या होता है। फिर रणविजय आयशा के लोअर लिप को अपने होठों में दबाकर सक करने लगता है। रणविजय के इस एक्शन से आयशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रणविजय का एक हाथ आयशा की खुली कमर पर था और दूसरी हाथ आयशा के सिर को होल्ड करके था ताकि आयशा अपना सिर इधर उधर ना कर सके। रणविजय धीरे धीरे आयशा को किस करने लगा था। आयशा इधर उधर अपना सिर हिलाने की कोशिश कर रही थी, पर वो अपना सिर हिला नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू बहे रहे थे। आयशा अपने मन रोते हुए भगवान से बोली, भगवान आपके अलावा इस दुनिया में मुझे बचने वाला कोई नहीं है, मुझे बचा लीजिए। आयशा भगवान से प्रार्थना कर ही रही थी, तभी टेढ़ी सारी व्हाइट कलर की वान उसका रास्ता रोक लेती है। रणविजय की कार का काफिला उन वान के काफिले की वजह से थम जाता है। उन सभी वान के डोर एक साथ खुलते हैं। उन वान के अंदर से बहुत सारे बदमाश जैसे दिखने वाले आदमी अपने हाथों में तलवार लेकर बाहर आते हैं। उन सब आदमियों ने जीन्स की पैंट, उसके ऊपर खदी का कुर्ता, गले में लाल रंग का गमछा और माथे पर लंबा सा तिलक लगा हुआ था। उनमें से एक आदमी दूसरे से बोला, भाई जी वो छोकरी इन गाड़ियों में से एक में है। वो पहला आदमी अपने होंठ पर उंगली घूमकर क्रीपी वॉइस में बोला, इस छोकरी ने हमें बहुत नाच नाचाया है, आज ये छोकरी हमारे हाथों से नहीं बच सकती। च 5 हैवान रणविजय। प्लीज ज्यादा से ज्यादा बुक को शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें। बदलों की गर्जन की आवाज माहौल में गूंज उठी थी। वो सब आदमी अपनी सर्द निगाहों से रणविजय की कार के काफिले को देख रहे। वही रणविजय के भी सभी बॉडीगार्ड कार से उतरते हैं। रणविजय के बॉडीगार्ड के हाथों में भी गन थी। बॉडीगार्ड का लीडर शमशेर अपनी कर्कश आवाज में उन आदमियों से बोला, तुम लोगों कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि बॉस के रास्ते में आओ। उन आदमियों का लीडर आगे आकर शमशेर से तेज आवाज में बोला, हम कौन हैं ये तुझे ये जाने की जरूरत नहीं है, तू बस हम ये बता वो छीकरी कौन सी गाड़ी में बैठी है। शमशेर अपनी कर्कश आवाज में उस आदमी से पूछता है, कौन छोकरी। वो आदमी अपनी तलवार पर अंगूठा घूमते हुए तेज आवाज में बोला, आयशा चौहान। आयशा का नाम सुनकर शमशेर अपनी कर्कश आवाज में पूछता है, तुझे आयशा चौहान से क्यों मिलना है। वो आदमी शमशेर से तेज आवाज में बोला, उस छोकरी से मिलने नहीं गए, हम उस छोकरी को लेने आए हैं, तो उस छोकरी को हमारे हवाले करो। शमशेर अपनी कर्कश आवाज में बोला, तुम 2 मिनट ठहरो, मैं आता हूँ। फिर शमशेर रणविजय की कार की विंडो पर नोक करता है। वही कार के अंदर रणविजय तो आयशा के साथ जोर जबरदस्ती पर उतार हुआ था। उसने आयशा का ब्लाउज कंधे पर से फंड दिया था। रणविजय आयशा के होठों को छोड़ने को राजी ही नहीं हो रहा था। तभी अपनी कार की विंडो पर बार बार नोक होने से वो गुस्से से पागल हो जाता है। रणविजय गहरी सांस छोड़कर आयशा को उसके दुपट्टे से कवर करके विंडो का कांच नीचे करता है। रणविजय शमशेर को अपनी गुस्से से लाल हो चुकी आंखें से घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अगर बात जरूर नहीं हुई तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हें कितनी खतरनाक मौत दूंगा। शमशेर सिर झुकाकर बोला, बॉस 40-50 आदमी आयशा मैम को लेने आए हैं। रणविजय शमशेर की बात सुनकर कार से बाहर आता है। वो कार में डरी सहमी बैठी आयशा से कोल्ड वॉइस में बोला, कार से अगर एक भी कदम बाहर निकला तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रणविजय आयशा को कार में छोड़कर उन आदमियों से मिलने पहुंचता है। वो सब आदमी रणविजय को देखकर शमशेर से बोले, अबे ओ गंदे, हमने तुम्हें छोकरी को लाने को बोला था और तू छोकरे को लेकर आ गया। रणविजय शमशेर से उसकी गन छीनकर अचानक ही उन आदमियों पर गोलियां बरसाने लगता है। रणविजय का देखकर उसके बॉडीगार्ड भी उन आदमियों पर गोलियां बरसाने लगते हैं। आधे आदमी मार जाते हैं और जो बचे थे वो वहां से भाग जाते हैं। उन आदमियों के भाग जाने के बाद रणविजय अपने गुस्से से लाल हो चुकी आंखों से शमशेर को देखकर हुए कोल्ड वॉइस में बोला, तुम मेरा सिखाया रोल भूल गए हो। दुश्मन और फालतू लोगों के साथ टाइम वेस्ट नहीं करते। ये लोग कौन हैं और आयशा से इनका क्या लेना देना है।
मुझे 3 दिन के अंदर पता करके बताऊं। रणविजय अपनी कार की ओर एटीट्यूड में चलते हुए जाता है। रणविजय जैसे ही कार में बैठता है तो आयशा को आंखें बंद करके बैठा हुआ देखता है और उसकी गोद में रोली भी आंखें बंद करके बैठा था। दोनों के चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत नजर आ रही थी। रणविजय गुस्से में खुद से ही बोला, उन कमीनों ने सारा मूड खबर कर दिया। फिर रणविजय की कार का काफिला अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर चौहान बंगलों पर महेश और डोली लिविंग हॉल में बैठकर वाइन पी रहे थे। सिद्धि चौल किट खाते हुए अपने मोम डैड के पास आती है और अपनी मोम की बगल में बैठकर पूछती है, मोम उस आयशा का क्या हुआ? डोली वाइन का सीप लेकर मुस्कुराते हुए बोली, उसकी तो शादी से पहले सुहागरात हो रही होगी। अब मिस्टर अग्निहोत्री उससे शादी करेगी भी कि नहीं, कुछ मालूम नहीं है। सिद्धि अपनी मोम की बात सुनकर खुश होते हुए बोली, मोम ये तो बहुत जबरदस्त खबर है। वो आयशा अपनी खूबसूरती पर घमंड करती थी ना, कब उसको पता चलेगा जब मिस्टर अग्निहोत्री उसको रोज अपने बस्तर पर नोच कर खाएंगे। महेश सिद्धि की बात सुनकर बोला, अरे बेटा उस आयशा को छोड़ो, तुम याद है ना कल हमें एक बिजनेस ट्रिप के लिए लंदन जाना है। सिद्धि हमें सिर हिलाती है। वही दादी छुपकर उन तीनों की बातें सुन रही थी। दादी डोली की बात सुनकर खबर गई थी। दादी भगवान से प्रार्थना करते हुए बोला, भगवान उस मासूम बच्चे को और कितनी तकलीफ दोगे, उसके ऊपर रहम कीजिए, मेरी बच्ची पर रहम कीजिए। दादी की आंखों से आंसू बहा रहे थे। वो आयशा की मदद तो करना चाहती थी पर वो तो खुद बेसहारा थी। दादी चल नहीं सकती, वो तो खुद दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थी। वही रणविजय की कार का काफिला एक आलीशान विला के अंदर एंटर करता है। कार के रुकने के बाद ड्राइवर फटाफट रणविजय के लिए डोर खोलता है। रणविजय कार से उतरते हुए आयशा से अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, कार से उतरो। आयशा जो आंखें बंद करके बैठी थी वो रणविजय की आवाज सुनकर डर जाती है और अपनी आंखें खोल लेती है। रणविजय कार से उतरकर विला में चला जाता है। ड्राइवर आयशा के लिए भी डोर खोलता है। आयशा कार से उतरती है। शमशेर आयशा के पास आकर अपनी सिर झुकाकर बोला, मैम मेरे पीछे आए। आयशा शमशेर के पीछे चल देती है। शमशेर आयशा के अंदर लेकर जाता है। रणविजय वही लिविंग हॉल में काउच पर बैठकर आयशा का इंतजार कर रहा था। आयशा रणविजय के सामने खड़ी थी और अपनी तितली जैसी आंखों से रणविजय को ही टुकुर टुकुर देख रही थी। रणविजय को जरा भी पसंद नहीं था कोई उसके सामने नजर उठाकर खड़ा रहे। रणविजय आयशा को अपनी सर्द निगाहों से देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, लो तौर आइस। आयशा अपनी आंखों से आंसू साफ करके मासूमियत से बोली, पापा has taught me to or always talk with my eyes right. Thought is why he cannot listen to you. आयशा को जवाब देते हुए देखकर रणविजय काउच से खड़ा होकर कोल्ड वॉइस में बोला, मम तो तेरे बाप ने तुझे नजरें उठाकर बात करना सिखाया है, इसलिए तुम मेरी बात नहीं मानोगी। आयशा और उसका खरगोश हाँ में सिर हिलाते हैं, जो देख रणविजय का जबड़ा कस जाता है और वो आयशा के पास आकर उसके गाल दबाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, मैंने तुम्हें पूरे 50 करोड़ में खरीदा है तो मेरे सामने अपनी जबान चलने की जरूरत नहीं है। जो मैं बोलूंगा वो तुम्हें चुपचाप मानना होगा, वरना तुम्हारा वो हाल कर दूंगा कि खुद को आईने में देखकर खुद की चीख निकल जाएगी। रणविजय की बात सुनकर आयशा की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो डरते हुए रणविजय से बोली, आपको लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? रणविजय से आज से पहले किस लड़की ने ऐसे बात नहीं की थी। सभी लड़कियां उसके बस्तर पर बिछने के लिए तैयार बैठी रहती थी और ये लड़की उससे डरने के बावजूद भी अपनी जबान चल रही है और उसके ऊपर से उसका खरगोश भी उसको जीभ चिढ़ रहा है। रणविजय आयशा के होठों के खिलाफ जाकर अपनी खतरनाक आवाज में बोला, तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हें साथ क्या क्या कर सकता हूँ, इसलिए भलाई इसमें है, मेरी हर बात को मानो। आयशा नामे सिर हिलाती है तो रणविजय उसके गालों को और जोर दबाते हुए गुस्से में दांत भींचकर बोला, तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर ठीक है। रणविजय आयशा से दूर हो जाता है और एक मेड को वहां बुलाता है और उससे कोल्ड वॉइस में बोला, इस लड़की को स्टोव में बंद कर दो जब तक मैं ना बोली, इसको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। रणविजय अपनी बात बोलकर चला जाता है। वो मेड आयशा को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। आयशा ना सिर हिलाती है तो वो मेड शमशेर का इशारा पाकर आयशा का कलाई पकड़कर खींचते हुए स्टोव में लेकर जाती है और झटके से आयशा को छोड़ देती है। आयशा सीधे जमीन पर गिर जाती है पर आयशा रोली से प्रोटेस्ट कर लेती है क्योंकि अब इस बेजबान खरगोश के अलावा उसके पास कोई आप नहीं बच था। मेड स्टोर रूम का डोर बंद करके लॉक कर देती है। जस्ट 6 रणविजय और आयशा की बाथरूम वार। प्लीज ज्यादा से ज्यादा बुक को शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें। आसमान में सूरज चमक रहा था। रणविजय विला में मौजूद अपने पर्सनल जिम में जिम कर रहा था। रणविजय इस वक्त पसीने से तरबतर हो रखा था
रणविजय पसीने के कारण काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। जिम करने के बाद रणविजय टॉवल से अपना पसीना पोंछता है और ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनकर सीधे अपनी रूम की ओर बढ़ जाता है। रणविजय जब रूम में पहुंचता है तो वहां पर आयशा को खड़ा देखता है। आयशा सिसक रही थी। वो रणविजय को देखकर उसके पास आकर अपनी मीठी आवाज में बोली, आपकी मेड ने मेरे रोली खरगोश को छीन लिया, प्लीज आप अपनी मेड से रोली को वापस करने को बोलिए ना। रणविजय जो कब से आयशा की खूबसूरती को निहारे रहा था, वो आयशा के गुलाबी होठों को देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अगर तुम मेरी सभी बातें मानोगी तभी तुम्हें वो खरगोश मिलेगा। अगर तुमने मेरी एक भी बात मानने से मना किया तो फिर तुम्हें उस खरगोश की लाश ही मिलेगी। रणविजय की बात सुनकर आयशा डर जाती है और वो रणविजय से उसकी सभी बातें मानने के लिए तैयार हो जाती है। रणविजय आयशा को ऊपर से नीचे तक देखकर रहस्यमयी मुस्कान मुस्कुराते हुए बाथरूम में जाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, फॉलो मी। आयशा बिना सोचे समझे रणविजय के पीछे चल देती हैं। वो दोनों बाथरूम में पहुंचते हैं। आयशा बाथरूम को देखकर मासूमियत के साथ रणविजय से पूछती है, आप मुझसे कपड़े धुलवाना चाहते हो? आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके और आपके घर के सभी लोगों के कपड़े धो दूंगी। चाचा चाची के घर पर भी सभी के कपड़े मैं ही धोती थी। रणविजय आयशा की तरफ घूमकर अचानक ही उसके बाल अपनी मुट्ठी में भरकर गुस्से में दांत भींचकर बोला, मुझे बड़बड़ करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं तुम्हें 50 करोड़ में खरीदा कर कपड़े धुलवाने के लिए लेकर नहीं आया हूँ। आयशा रणविजय की बात सुनकर अजीब सा मुंह बनाकर बोली, अगर आपको कपड़े नहीं धुलवाने तो फिर मुझे बाथरूम में लेकर क्यों आए हैं? रणविजय आयशा को अचानक ही दीवार से सट कर कोल्ड वॉइस में बोला, तुम अपना ये मासूमियत का नाटक किसी और के सामने करना। तुम क्या चीज हो ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। आयशा रणविजय की बात को कुछ समझ नहीं आई। वो वहां से जाने लगती है तो उसके कानों में रणविजय की आवाज पड़ती है, तुम्हें उस खरगोश की जर भी परवाह नहीं है। तुमने जैसे ही अपने एक भी कदम बाथरूम से बाहर रखा तो फिर उस खरगोश की मौत का ही जिम्मेदार तुम खुद होगी। आयशा की कदम चलते चलते रुक जाते हैं और वो मुड़कर अपनी तितली जैसी आंखों से रणविजय को देखकर पूछती है, आप रोली को कुछ मत करना, मैं आपका हर काम करने को तैयार हूँ। रणविजय टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, गुड, अब सबसे पहले मेरे कपड़े रिमूव करो। रणविजय की बात सुनकर आयशा की आंखें शॉक से बड़ी हो जाती हैं। रणविजय आयशा के पास आकर उसके कान में कोल्ड वॉइस में बोला, तुम तो ये सब पहले भी कर चुकी हो। रणविजय की बात सुनकर आयशा उससे दूर होकर बोली, ये आप कैसी बेहूदगी भरी बातें कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी पहले नहीं किया। रणविजय आयशा की बात सुनकर उसके हाथ को उसकी पीठ पर लगकर कोल्ड वॉइस में बोला, यहाँ बोलने का हक सिर्फ मेरे पास है, जो कहा है वो करो वरना। रणविजय की धमकी सुनकर आयशा की बात मानने को तैयार हो जाती है। उसके लिए रोली खरगोश उसके पापा के बाद इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर उसको कुछ हो गया तो फिर वो उसको अपने मन की बातें बताएगी, किसके साथ अपने दुख दर्द शेयर करेगी। रणविजय आयशा का हाथ छोड़ देता है। आयशा नजरें झुकाकर रणविजय की टी शर्ट रिमूव करती है। आयशा को बहुत शर्म आ रही थी, उसका यहाँ से भाग जाने का मन कर रहा था। रणविजय आयशा के हाथ पकड़कर कोल्ड वॉइस बोला, मेरे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, मेरा टाइम बहुत कीमती है। फास्ट। रणविजय आयशा के हाथ छोड़ देता है और आयशा अपनी आंखें बंद करके रणविजय का लोअर भी रिमूव करती है। आयशा की हार्ट बीट बढ़ती जा रही थी। रणविजय आयशा के कान में कोल्ड वॉइस में बोला, अभी मेरा बॉक्सर भी बाकी है, रिमूव। आयशा को पता था उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसको ये करना ही पड़ेगा। आयशा बंद आंखों में ही रणविजय का बॉक्सर भी रिमूव करती है। इसी वक्त उसका हाथ किसी चीज से टच हो जाता है जिसकी वजह से रणविजय की आंखें बंद हो जाती हैं। रणविजय गहरी सांस लेकर आयशा से कोल्ड वॉइस में बोला, ओपन योर आईज एंड पुट सोप ऑन माई बॉडी। आयशा नामे सिर हिलाती है। रणविजय आयशा के कान में कोल्ड वॉइस में बोला, अगर एक और बार तुमने मेरी बात मानने में आनाकानी तो तुम्हें और उस खरगोश को जमीन में गाड़ दूंगा। आयशा डर जाती है और अपनी आंखें खोलती है। रणविजय आयशा को छोड़कर शावर के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। आयशा शावर जाल ढूंढती है और शिवर जाल लेकर वो जैसे ही रणविजय की तरफ पड़ती है तो रणविजय को पीछे विदाउट क्लॉथ देखकर चीख पड़ती है और वही चक्कर खाकर गिर पड़ती है। रणविजय आयशा की चीख सुनकर रहस्यमय मुस्कान मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ता है और आयशा को उठाकर बाथटब में लेट देता है। फिर रणविजय शावर लेकर बाथरोब पहनाकर बाथरूम से बाहर आता है और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर हेयर ड्रायर से अपने बाल सूखता है। उसके बाद वो चेंजिंग रूम में जाकर ब्लैक बिजनेस सूट पहनता है और फिर रणविजय पूरी तरीके से रेडी होकर नीचे डाइनिंग हॉल में आता है और डाइनिंग पर बैठ जाता है। सर्वेट रणविजय की ब्लैक कॉफी लेकर आता है और दूसरा सर्वेट रणविजय को ब्रेकफास्ट सर्व करता है।
रणविजय न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कॉफी का सीप लेता है। तभी एक कार अग्निहोत्री विला के अंदर एंटर करती है। उस कार में एक लगभग रणविजय की ही उम्र का आदमी उतरता है और तेज कदमों के साथ विला के अंदर जाता है। रणविजय शांति के साथ कॉफी पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ ही रहा था कि उसकी शांति उस पल भाग होती है जब उसके कानों में एक तेज आवाज पड़ती है, मेरे शेर ये बता कि कल की रात कैसी रही? तुम फास्ट नाइट मनाकर आज तो बहुत फ्रेश फील कर रहा होगे। रणविजय न्यूज़पेपर डाइनिंग टेबल पर रखकर अपने सामने खड़े आदमी को सर्द निगाहों से घूरता है। वो दूसरा आदमी रणविजय को खुद को यूं घूरते देखकर बोला, अरे यार मैंने ऐसा भी क्या गलत पूछ लिया? लड़ियां भी तो अपनी फास्ट नाइट की स्टोरी अपनी फ्रेंड्स को बताती हैं। रणविजय उस आदमी की बात सुनकर अपनी एक आईब्रो इरेज करके रौबदार आवाज में बोला, मिस्टर निखिल कपूर, अगर सुबह ब्रेकफास्ट में मेरा पंच नहीं खाना चाहते तो चुपचाप बैठकर ब्रेकफास्ट करो। निखिल रणविजय का अच्छा दोस्त और बिजनेस पार्टनर था। एक निखिल ही था जो रणविजय के साथ मजाक करने का दम रखता था। निखिल डाइनिंग टेबल की एक चेयर पर बैठकर रणविजय से बोला, यार जरा मुझे भी तो उस लड़की के दर्शन करवा जिसको तूने पूरे 50 करोड़ में खरीदा है। रणविजय निखिल की बात सुनकर कोल्ड वॉइस में बोला, उसके खरगोश से मिलना है तो बता। निखिल रणविजय के सीरियस जोक पर हंसते हुए बोला, अरे वाह, 50 करोड़ खर्च करके तुझे एक लड़की के साथ खरगोश भी मुफ्त मिला है, क्या कमल का ऑफर था। रणविजय निखिल को खुद पर हंसते हुए देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, तेरे बाप को तेरी रासलीला की वीडियो भेज दी ना, फिर अपने उस मोकेम्बो बाप के सामने हंसना। निखिल रणविजय की धमकी सुनकर घबरा जाता है। रणविजय बड़े ही टेढ़े दिमाग का आदमी था, कुछ करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। रणविजय कॉफी सीप लेते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, रणविजय अग्निहोत्री कभी घटे का सौदा नहीं करता, अंडरस्टैंड। निखिल मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाता है। तभी वहां एक मेड आती है। सिर झुकाकर रणविजय से धीमी आवाज में बोली, बॉस वो खरगोश जब से मैम से अगल हुआ है तब से वो रो रहा है। निखिल मेड की बात सुनकर क्यूरियस होकर पूछता है, तुम्हें कैसा पता खरगोश रो रहा है? मेड निखिल को ग्रीट करके बोली, खरगोश की आंखों से आंसू बहा रहे हैं। रणविजय कोल्ड वॉइस में मेड से बोला, उस खरगोश को कुछ खाने पाने को दे दो। मेड जी बॉस बोलकर चली जाती है। 7 आयशा ने किया खाना चोरी। प्लीज ज्यादा से ज्यादा बुक को शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें। मुंबई की सबसे शानदार चमचमाती बिल्डिंग अग्निहोत्री इंटरप्राइजेज, जिसके आगे मुंबई शहर की सभी बिल्डिंग फीकी थी। अग्निहोत्री इंटरप्राइजेज के ऑफिस के सामने रणविजय की कार आकर रुकती है। ड्राइवर रणविजय के लिए कार का डोर खोलकर साइड में सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। रणविजय कार से उतरकर अपना कोट ठीक करके अपने आंखों पर सेड लगता है और एरोगेंट एटीट्यूड में चलते हुए ऑफिस में एंटर करता है। रणविजय को देखकर सब खड़े हो जाते हैं और सिर झुकाकर ग्रीट करते हैं। रणविजय एक नजर अपने आसपास नजर घूमकर देखा है और फिर अपनी प्राइवेट लिफ्ट से अपने कैबिन के लिए निकल जाती हैं। वही रिसेप्शनिस्ट आहें भरते हुए खुद से बोली, उफ, ये रणविजय सर तो किसी अपनी हैंडसमनेस से मेरी जान ही न ले। वही रणविजय अपने कैबिन में पहुंचता है जहां उसका पीए अनुभव और सेक्रेटरी मोना पहले से ही पूरे दिन भर का शेड्यूल लेकर मौजूद थे। रणविजय टाइम का बहुत ही पंक्चुअल था। 1 मिनट लेट आने वाले एम्प्लॉय को वो जॉब से निकल देता था, इसलिए सभी एम्प्लॉय ऑफिस आधा घंटा पहले ही आ जाते थे। रणविजय का खौफ एम्प्लॉय में कुछ ऐसा था कि कोई भी अपने काम में चुन करने की गलती नहीं करता था। अनुभव और मोना रणविजय के आते ही सिर झुकाकर उसको ग्रीट करके गुड मॉर्निंग विश करते हैं। रणविजय अपनी चेयर पर जाकर बैठता है। इस वक्त उसका चेहरा एक्सप्रेस लास था। अनुभव अपना प्लानर खोलकर रणविजय को पुराने दिन का शेड्यूल बताता है। सर, सुबह 11 बजे बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग है, दोपहर 3 बजे फॉरेनर क्लाइंट्स के साथ होटल मून में मीटिंग है। अनुभव रणविजय को उसके पूरे दिन का शेड्यूल बताता है। फिर रणविजय उन दोनों को कैबिन से जाने का इशारा करता है। वो दोनों तुरंत ही कैबिन से बाहर चले जाते हैं। अनुभव कैबिन से बाहर आकर चैन की सांस लेता है। वही मोना आहें भरते हुए अनुभव से बोली, सर हर रोज पहले से ज्यादा हैंडसम कैसे हो जाते हैं? अनुभव मोना को घूरते हुए बोला, तुम सर से ज्यादा काम पर ध्यान दो, ये सर का कॉफी टाइम है तो अपने काम पर लग जाओ। और हाँ सर के बाद निखिल सर और मेरे कैबिन में भी कॉफी लेकर आ जाना। मोना अनुभव को घूरते हुए बोली, मैं सेक्रेटरी हूँ, कोई पियून नहीं, ये काम तुम पियून से बोलो। अनुभव मोना को घूरते हुए बोला, अभी तुम्हें जॉब करते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। अगर मेरी बातें नहीं मानी तो जॉब से निकल दूंगा। अनुभव अपनी बात बोलकर वहां से निकल जाता है। मोना अनुभव को घूरती रह जाती है। मोना खुद से बोली, ये अनुभव खुद को समझता क्या है? इस सारी हेकड़ी तो मैं एक दिन निकल कर रहूंगी। मोना भी वहां से चली जाती है। वही कुछ घंटों बाद बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही थी।
कंपनी के सीईओ मिस्टर विश्वास अग्निहोत्री अपनी चेयर पर बैठे थे। उसके चेहरे पर एक अगल ही तेज था। मिस्टर विश्वास अपनी चेयर से खड़े होकर मीटिंग हॉल में मौजूद सभी लोगों से अपनी रौबदार आवाज में बोले, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे रिटायर होने का वक्त करीब आ चुका है और रिटायर होने से पहले मेरा फर्ज बनता है एक परफेक्ट सीईओ को चुनने का, जो मेरे बाद अग्निहोत्री इंटरप्राइजेस को और भी ऊंचाई पर लेकर जाएं। वहां मौजूद सभी मेंबर एक दूसरे को देखने लगते हैं। आखिर अगल सीईओ कौन बनेगा? मिस्टर विश्वास के दोनों बेटे एक दूसरे को सर्द निगाहों से देख रहे थे। वहीं मिस्टर विश्वास अपने दोनों बेटों और पोतों को देखकर रौबदार आवाज में बोले, तुम चारों में से जो भी कंपनी को गवर्नमेंट के वो 4 सबसे बड़े प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को दिलवाएगा, वही कंपनी का अगला सीईओ बनेगा। विश्वास जी अपनी बात बोलकर तुरंत ही मीटिंग हॉल से निकल जाते हैं। वो इस वक्त लिफ्ट में अपने पीए के साथ थे। विश्वास जी का पीए सिर झुकाकर बोला, सर आपको भी पता है, आपके ग्रैंडसन रणविजय ही कंपनी के अगले सीईओ बने के लिए हैं, तो फिर ये चैलेंज क्यों? मिस्टर विश्वास रहस्यमय मुस्कान मुस्कुराते हुए रौबदार आवाज में बोले, हीरे को हार में लगने से पहले तरसना पड़ता है और मैं भी इस वक्त यही कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ मीटिंग हॉल में विश्वास जी का बड़ा बेटा धनंजय घनमिट में अपने बेटे भाई से बोला, चिराग तुम तो सीईओ बनने का सपना देखना छोड़ ही दो, क्योंकि या तो मैं या फिर मेरे दोनों बेटों में से कोई सीईओ बनेगा। चिराग अपने बड़े भाई की बात सुनकर गुस्से में बोला, भैया हवा में इतना उड़ने की जरूरत नहीं है, सीईओ तो मैं ही बनूंगा। धनंजय का छोटा बेटा हैरी अपने चाचा को देखकर घनमत भरी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला, चाचू सपने देखना बहुत अच्छी बात है, पर सपने ऐसे देखो जो पूरे हो सके। वही रणविजय जो कब से शांत बैठकर अपने फैमिली मेंबर्स को देख रहा था, वो अपनी चेयर से खड़ा होकर एरोगेंट एटीट्यूड में बोला, यू थ्री आर यूजलेस। फिर रणविजय वहां से एटीट्यूड में निकल जाता है। वही पीछे से चिराग अपने बड़े भाई धनंजय का मजाक बनाते हुए बोला, आपका बड़ा बेटा ही आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, ये तो बहुत बुरी बात है। भैया आप जाकर अपने फैमिली इश्यू सॉल्व कीजिए, कंपनी की मानडोर में संभाल लूंगा। चिराग भी हंसते हुए वहां से निकल जाता है। एक एक कर सभी बोर्ड मेंबर वहां से चले जाते हैं। हैरी अपने डैड से गुस्से में दांत भींच कर बोला, डैड ग्रैंडपा ने इस रणविजय को ज्यादा ही सिर चढ़ रखा है, ये रणविजय खुद को समझता क्या है? धनंजय हैरी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, ये वक्त गुस्सा करके टाइम वेस्ट करने का नहीं है। फिर वो दोनों भी मीटिंग हॉल से निकल जाते हैं। वही रात के 9 बजे जब अग्निहोत्री विला में रणविजय की कार एंटर होती है। कार रुकने के बाद ड्राइवर रणविजय के लिए डोर खोलता है। रणविजय कार से उतरकर तेज कदमों के साथ विला के अंदर जाता है। रणविजय जैसे ही लिविंग हॉल में पहुंचता है, तो आयशा को अपने खरगोश के साथ कोने में खड़े देखता है। आयशा अब भी उसी शादी के लहंगे में थी। रणविजय चिल्लाकर हेड सर्वेंट जेनी को बोलता है। जेनी फटाफट लिविंग हॉल में आती है और रणविजय को ग्रीट करती है। रणविजय कोल्ड वॉइस में जेनी से पूछता है, ये यहाँ यूं कोने में क्यों खड़ी है और इसके होठों के इस आसपास रेड कलर क्या लगा हुआ है? जेनी आयशा की तरफ देखकर बोली, बॉस इस लड़की ने पहले खरगोश को बिना पूछे ले लिया और फिर ये चोरी करके ब्रेड जाम खाने लगी, इसलिए मैंने इसको सुबह से यहाँ खड़े रखा है। आयशा जिसका चेहरा इस वक्त उतरा हुआ था, उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था वो इस वक्त बहुत भूखी है। उसकी तितली जैसी आंखों में मोटे मोटे आंसू मोती की तरह चमक रहे थे। रणविजय आयशा के करीब जाकर उसके गाल दबाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, मेरी परमिशन के तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस घर की किस भी चीज को यूज करने की? तुमने गलती तो की है, तो पनिशमेंट भी जरूर मिलेगी। आयशा जो बहुत ही मासूम थी, वो अपनी मासूमियत में बोली, हम दोनों 4 दिन से भूखे हैं, आप हमें पहले खाना खिला दो, फिर चाहे बोली चाची की तरफ बल से कितना भी पीट लेना। रणविजय आयशा की बात सुनकर उससे कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुमने 4 दिन से खाना क्यों नहीं खाया? इस सवाल से आयशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए बोली, मैंने शादी के लिए मान कर दिया था, इसलिए चाची ने मेरा खाना बंद कर दिया था। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने बिना पूछे ब्रेड जैम खा लिए। वही आयशा की बात सुनकर एक दूसरी मेड की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसको जेनी पर गुस्सा भी आ रहा था। रणविजय के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अगर आयशा ने 2 ब्रेड के स्लाइस का भी लिए तो क्या हो गया? और उसके ऊपर से जेनी ने आयशा को सुबह से ही यहाँ खड़े करके रखा था। दूसरी सर्वेंट को आयशा पर बहुत दया आ रही थी। आयशा देखने में बिल्कुल एक मासूम गुड़िया के जैसी थी। चईट रणविजय पनिश आयशा। आसमान में चांद चमक रहा था। तभी अग्निहोत्री विला में एक कार आकर रुकती है और उस कार में से निखिल उतरता है। निखिल विला में जाता है और रणविजय को डिनर करते देखता है, तो वो भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। रणविजय निखिल को देखकर कोल्ड वॉइस में पूछता है, आज ऑफिस आने की जगह कहाँ चले गए थे?
निखिल मुस्कुराते हुए बोला, यार मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की आज शादी थी, तो वो शादी से पहले एक बार मेरे साथ बैंग बैंग करना चाहती थी। रणविजय निखिल की बात सुनकर उसको अपनी सर्द निगाहों से घूरता है। मेड निखिल को भी डिनर सर्व करती है। तभी निखिल की नजर एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ती है, जिसने पिंक कलर फ्रेक ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसके घुटनों तक आ रही थी। उसकी गोद में एक खरगोश था। ये आयशा ही थी, जो शावर लेकर आ रही थी। आयशा को देखकर निखिल की धड़कनें एक्सप्रेस की तरह तेज हो गई। निखिल रणविजय से पूछता है, यार ये बल की खूबसूरत लड़की कौन है? रणविजय निखिल की आंखों में लस्ट देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, वो मेरी है, तो उसके ऊपर निगाहें मत रखना। निखिल रणविजय की बात सुनकर बोला, तो ये वो 50 करोड़ वाली लड़की है। वैसे इसके रूप को देखकर तो मुझे 50 करोड़ भी काम लग रहे हैं। इसके साथ फास्ट नाइट मानकर कैसा लगा? रणविजय निखिल की बात को इग्नोर करके आयशा से कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई कॉम हियर। आयशा डाइनिंग टेबल के पास आकर खड़ी हो जाती है। रणविजय आयशा को अपने पास वाली चेयर पर बैठने का इशारा करता है। आयशा चेयर पर बैठ जाती है। निखिल आयशा को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हाय मैं निखिल, रणविजय का बेस्ट फ्रेंड। आयशा भी मुस्कुराते हुए निखिल से बोली, हेलो मैं आयशा और ये मेरा रैबिट रोली, और हमें चाची चाचा ने इनको बच्चे दिया है, और हम दोनों को इनके साथ नहीं रहना, प्लीज आप इनसे बोलिए ये मुझे जाने दे। निखिल रणविजय के चेहरे की तरह देखता है। आयशा की बात सुनकर रणविजय के एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे। वो निखिल को इशारा करता है। निखिल अपनी चेयर से खड़ा होकर आयशा के गोद से रोली को लेकर वहां से चला जाता है। वही रणविजय गुस्से में खड़ा होकर डाइनिंग टेबल का सामना गिरकर आयशा को एक ही झटके में डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसके बाल अपनी मुट्ठी में भरकर गुस्से में दांत भींचकर बोला, बटरफ्लाई एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, तुम्हें अब पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना होगा। तुम अब मेरे गुलाम हो, अंडरस्टैंड? आयशा, जो कि मुफ्त टाइप की लड़की थी, जो उसके दिल में होता था वो सामने वाले के मुंह पर बोल देती थी, और इस वजह से वो मुसीबत में पड़ती रहती थी। और डोली और सिद्धि से आयशा को इसी मुफ्त पान के कारण ही मार पड़ती रहती थी। आयशा रौंदू आवाज में बोली, आपने मुझसे पूछकर थोड़ी खरीद था, और ये आजाद देश है, कोई किसको खरीद नहीं सकते हो। अगर आपने पैसे चाचा चाची को दिए हैं, तो इस हिसाब से अपने उनको खरीदा है। मैं आपकी इस बात को नहीं मानने वाली, आपको मुझे छोड़ना ही होगा। आयशा की जवाब सुनकर रणविजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो आयशा को डाइनिंग टेबल पर थकल कर लेट देता है, और फिर रणविजय आयशा की राइट लेग की थाई पर बाइट करने लगता है। आयशा रणविजय की इस हरकत से डर गई थी। रणविजय आयशा की ड्रेस को ऊपर करते हुए उसकी थाई पर बाइट करते हुए आगे बढ़ रहा था। आयशा अपने पैर चलने लगती है, ताकि वो रणविजय को खुद से दूर कर सके। रणविजय को आयशा के इस एक्शन और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो आयशा के पैरों को बहुत टाइट थी होल्ड कर लेता है, और आयशा की थाई पर बाइट करके उसको पनिश करता रहता है। आयशा रणविजय के बाल खींचते हुए चिल्ला चिल्ला कर मदद के लिए सर्वेंट को बुलाने लगती है, पर कोई भी वहां नहीं आता। रणविजय आयशा की थाई छोड़कर उसके होठों पर आ जाता है, और रणविजय आयशा के होठों को अपनी गिरफ्त में लेकर उसको वाइल्ड किस करने लगता है, और आयशा के हाथ अपने एक हाथ से उसके सिर के ऊपर कर देता है। रणविजय आयशा को तब तक किस करता रहा जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। आयशा के बेहोश होने के बाद रणविजय आयशा के ऊपर से उठकर अपने कपड़े ठीक करता है, और अपने होठों पर अंगूठे घूमकर कोल्ड वॉइस में बोला, मेरे सामने कोई बोले, मुझे ये जर भी पसंद नहीं। आयशा बेढंगे तरीके से बेहोशी की हालत में डाइनिंग टेबल पर पड़ी थी। वही दूसरी तरफ उसके चाचा के घर पर वो लोग दावत खा रहे थे। डोली अपना नया हीरो का हार सिद्धि को देखते हुए बोली, बेटा ये देखो मेरा नया हीरो का हार, इसका डिजाइन कैसा है? सिद्धि मुस्कुराते हुए बोली, बहुत यूनिक है। वैसे मोम में भी लेटेस्ट स्पोर्ट्स कार खरीदने की सोच रही हूँ। महेश भी बहुत खुश था, और खुश हो भी क्यों ना, बिना मेहनत करके उसको 50 करोड़ रुपए जो मिल गए थे। तभी वहाँ महेश की माँ अपनी व्हील चेयर पर आती है। वो महेश से बोली, बेटा एक बार मेरी आयशा से बात करवा दे, एक बार उसका हाल जान लूं, तो दिल को थोड़ा सुकून मिल जाएगा। डोली छिछोरी हंसी हंसते हुए अपनी सास से बोली, सासू माँ आपकी पोती तो वहाँ बस्तर पर मिस्टर अग्निहोत्री को खुश करने में लगी होगी, उसके पास आपसे बात करने का वक्त कहाँ होगा। दादी डोली की बेहूदी बात सुनकर अपने कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे भगवान से डरो, तुम लोग ने मेरी आयशा के साथ जो कुछ किया है, आज उसका हिसाब मांगने वाला कोई नहीं है, पर एक कोई तो तुम्हारे इस पाप का हिसाब करने आएगा। सिद्धि अपनी दादी की बात सुनकर अपने डैड से बोली, डैड आपने इस बुढ़िया को घर में क्यों रखा हुआ है? इसको सड़क पर छोड़कर आ जाओ। महेश सिद्धि को चुप रहने का इशारा करके एक सर्वेंट को बुलाकर बोला, तुम मम्मा को लेकर जाओ, अगली बार ध्यान रखना ये अपने रूम से बाहर ना निकल पाए। सर्वेंट दादी को लेकर चली जाता है।
महेश सिद्धि से बोला, अरे बेटा ये बुढ़िया सोने के अंडे देने वाली है, सारा बिजनेस और घर इसके नाम ही है, इसलिए इसको घर में रखना पड़ रहा है। फिर वो लोग डिनर करके अपने रूम में चले जाते हैं। चनाइन, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा बुक को शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, बुक को रेटिंग भी जरूर दें। आधी रात का वक्त था। रणविजय कब से डाइनिंग टेबल पर बेहोश पड़ी। आयशा को ही एकटक देखे जा रहा था। रणविजय के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो आयशा को देखकर क्या सोच रहा है, ये कोई नहीं बता सकता था। रणविजय डाइनिंग टेबल के करीब आकर आयशा की ड्रेस ठीक करता है और फिर आयशा को अपनी गोद में उठाकर अपने रूम में ले जाता है। रणविजय रूम में आकर आयशा को बेड पर लेटता है और फिर चेंजिंग रूम में जाकर खुद चेंज करता है। रणविजय ने ब्लैक लोअर और ब्लैक टी शर्ट पहनी थी। रणविजय अपनी नाइटी ड्रेस में भी बहुत ही हैंडसम लग रहा था। रणविजय अपनी एक ब्लैक कलर की टी शर्ट आयशा के लिए लेकर रूम में वापस आता है। आयशा अब भी बेड पर बेहोश लेटी थी। आयशा बेड पर लेटी हुई एक खूबसूरत सी गुड़िया की तरह लग रही थी। रणविजय आयशा के पास आकर उसकी ड्रेस रिमूव करता है। आयशा का गोरा बदन देखकर रणविजय के होठों पर टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। रणविजय आयशा की बॉडी पर अपने हाथ को फ्लो करते हुए रौबदार आवाज में बोला, योर ब्यूटीफुल बॉडी इज माइन नाउ। आयशा की खूबसूरत बदन को देखकर रणविजय का गल सूखने लगता है और उसकी आंखों में दिजाए उभरने लगते हैं। रणविजय आयशा के ऊपर आ जाता है और उसके चेहरे पर किस करने लगता है। वहीं इस बीच आयशा की बॉडी हल्की हल्की मूव करने लगती है। आयशा अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। इस वक्त ही वो पूरी तरीके से होश में नहीं आई थी। रणविजय जो आयशा की गर्दन पर किस कर रहा था, तभी उसके कानों में आयशा की मासूम सी आवाज पड़ती है, पानी खाना चाहिए। आयशा की दिनों से भूखी थी। आयशा को उसके चाचा चाची अक्सर बहुत मारते थे और भूखा रखते थे, और अगर कभी खाना भी देते थे तो वो भी आयशा की खुराक से बहुत कम, कि आयशा का कभी भी पेट नहीं भरता था। इस एक महीने में आयशा की जिंदगी नर्क बन गई, पर वो अपने चाची के साथ रहने को मजबूर थी। रणविजय आयशा की बात सुनकर अपनी गर्दन उठाकर उसके चेहरे को देखता है। फिर रणविजय आयशा के ऊपर से उठकर सबसे पहले उसको की शर्ट पहनता है और फिर नाइट स्टैंड से पानी का गिलास उठाकर आयशा को पानी पीलता है। आयशा पानी पीने के बाद पूरी तरह से होश में आ जाती है और रणविजय को अपने इतने करीब देखकर घबरा जाती है और खिसक कर रणविजय से थोड़ा हो जाती है। रणविजय ने उसके साथ जो हरकत की थी उसके लिए वो रोने लगती है। आयशा को रोते हुए देखा कर रणविजय की आंखें सर्द हो जाती हैं और वो कोल्ड वॉइस में बोला, आई एम गोइंग टू गिव यू मेनी अपॉर्चुनिटीज टू क्राई थ्रू आउट योर लाइफ, सो डोंट वेस्ट योर टीयर्स राइट नाउ। आयशा रणविजय से इस वक्त इतनी डरी और सहमी हुई थी कि वो रणविजय से कुछ नहीं बोलती। रणविजय आयशा के पास बैठकर नाइट स्टैंड से रिमोट उठाता है और उसमें एक बटन प्रेस करता है और फिर रणविजय बेड पर अच्छे से बैठकर आयशा को अपनी गोद में बैठ लेता है। आयशा रणविजय की इस हरकत से अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। रणविजय आयशा की थाई सहलाते हुए डीप वॉइस में बोला, बटरफ्लाई, व्हाई आर यू फीलिंग सो अनकंफर्टेबल विद मी, वी आर अ कपल। आयशा रणविजय का चेहरा देखकर डरते हुए बोली, हम कपल नहीं हैं, प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। रणविजय आयशा की बात सुनकर गुस्से में उसके बाल अपनी मुट्ठी में भरकर कोल्ड वॉइस में पूछता है, Where will you go after leaving me? आयशा मोटे मोटे आंसू बहाते हुए बोली, मैं शिमला वापस चली जाऊंगी। रणविजय आयशा के बालों को और ज्यादा कसते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, तो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर उसके बदले तुम्हें मुझे 100 करोड़ रुपए देने होंगे। रणविजय की बात सुनकर आयशा की आंखें फट जाती हैं। आयशा रोते हुए बोली, मेरे पास 100 रुपए भी नहीं है, मैं आपको कहां से 100 करोड़ रुपए लाकर दूंगी। रणविजय आयशा को बेड पर धकेल कर कोल्ड वॉइस में बोला, आई डू नॉट नो। आयशा रोते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। रणविजय आयशा के ऊपर आते हुए डीप वॉइस में बोला, तुम्हारे पास तो वो खजाना है जिसके बारे में तुम्हें ही नहीं पता। रणविजय आयशा के गाल पर किस करके कोल्ड वॉइस में बोला, बटरफ्लाई, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 1 महीने के अंदर अंदर मुझे 100 करोड़ रुपए देकर मेरी कैद से आजाद हो जाओ, या फिर मेरी बन जाओ। आयशा अपना चेहरा दूसरी तरफ करके रोते हुए बोली, मैं आपको पैसे देने को तैयार हूँ। आयशा ने अपनी इज्जत बचने के लिए रणविजय को 100 करोड़ रुपए देने के लिए मान गई थी। रणविजय आयशा की बात सुनकर उसके ऊपर से उठकर कोल्ड वॉइस में बोला, तो ठीक है, तुम्हारे पास 1 महीना है, इस 1 महीने में अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो फिर मैं तुम्हें जबरदस्ती अपना बनाऊंगा। तभी कोई रूम का डोर नॉक करता है। रणविजय बेड से खड़ा होकर अपने कपड़े ठीक करता है और आयशा भी अपने कपड़े ठीक करके बेड पर ब्लैंकेट ओढ़कर बैठ जाती है। रणविजय नाइट से रिमोट उठाकर एक बटन प्रेस करता है और डोर खोल जाता है। एक मेड खाने की ट्रॉली लेकर रूम में आती है
और कॉफी टेबल पर खाना लगाकर रणविजय से परमिशन लेकर चली जाती हैं। आयशा की आंखों में खाना देखकर चमक आ जाती है। रणविजय काउच पर जाकर बैठ जाता है और अपने लिए प्लेट में खाना सर्व करके खाने लगता है। आयशा को बहुत भूख लग रही थी, पर उसको रणविजय से डर लग रहा था। अगर वो उससे खाना मांगेगी तो कहीं वो उससे खाने के भी पैसे ना मांगे, और उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। आयशा अपने दिल को समझकर चूस चाट बेड पर लेटकर चेहरे तक ब्लैंकेट कवर कर लेती है और ब्लैंकेट के अंदर ही अंदर रोने लगती है और धीमी धीमी आवाज में कहती है, पापा आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आप देख रहे हैं ना, आपकी आशु के पास खाने को भी कुछ नहीं है। रणविजय को आयशा के रोने की धीमी धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। वो डिनर करते हुए लगातार बेड पर लेटी आयशा को ही घूर रहा था। तभी आयशा के कानों में रणविजय की कोल्ड वॉइस पड़ती है, देयर इज नो नीड टू एक्ट, कम क्वाइटली एंड हैव डिनर। आयशा ब्लैंकेट के अंदर से ही रोते हुए बोली, मेरे पास खाने के पैसे देने के लिए नहीं है। आयशा की बात सुनकर रणविजय गुस्से में दांत भींचकर बोला, स्टॉप योर नॉनसेंस एंड कम एंड हैव डिनर। आयशा चेहरे से ब्लैंकेट हटकर रणविजय से पूछती है, सच में आप मुझे खाने के पैसे नहीं लोगे? रणविजय आयशा को गुस्से से घूरता है। आयशा फटाफट आकर रणविजय के पास बैठ जाती है और रणविजय की प्लेट से ही खाने लगती है। आयशा की आंखों से साथ साथ आंसू बहा रहे थे। उसने पूरे 1 महीने बाद इतना टेस्टी खाना खाया था। आयशा रणविजय से मासूमियत के साथ पूछती है, रोली कहाँ है? वो भी मेरी तरह ही भूखा था। रणविजय आयशा के होठों पर लगी सब्जी को टिश्यू पेपर से सफा करते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, वो डिनर करके सो चुका है। आयशा रणविजय की बात पर विश्वास कर लेती है और फिर वो पेट भर कर खाती है और उसके बाद वो रणविजय को खाने के लिए थैंक यू बोलती है। रणविजय आयशा को अपनी सर्द निगाहों से घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, हमारे बीच की दिल याद हाँ ना? आयशा हाँ में सिर हिलाती है। फिर रणविजय बेड पर जाकर सो जाता है और आयशा काउच पर ही लेट जाती है और वो 100 करोड़ कैसे कमाएगी सोचने लगती है। चटैन बेदर्द रणविजय। आसमान में चांद चमक रहा था। रणविजय बेड पर बड़े आराम से सो रहा था। वही आयशा काउच पर सुकड़ कर लेटी थी। उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। उसके पास ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट नहीं था। आयशा रणविजय को बेड पर ब्लैंकेट ओढ़कर बड़े आराम से सोते देखकर खुद से बोली, क्या मुझे वो करना चाहिए जो मैं सोच रही हूँ? कुछ देर सोचने के बाद आयशा काउच से खड़ी होती है और दावे पैर बेड के पास आती है और ब्लैंकेट चोरी करने की कोशिश करने लगती है। तभी तभी उसके कानों में एक कड़क आवाज पड़ती है, बटरफ्लाई ये तुम ब्लैंकेट लेकर कहाँ जा रही हो? रणविजय की कड़क आवाज सुनकर आयशा की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई थी। आयशा हल्की रोशनी में रणविजय का हैंडसम चेहरा देखते हुए बोली, वो मुझे ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने आपका ब्लैंकेट बोरो कर लिए। रणविजय आयशा की कलाई पकड़कर उसको खींचता है और आयशा रणविजय के ऊपर जाकर गिर जाती है और डर की वजह से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। रणविजय आयशा के कान में कोल्ड वॉइस में बोला, इसको ब्लैंकेट बोरो करना नहीं बल्कि चोरी करना कहते हैं। रणविजय की बात सुनकर आयशा सैड वॉइस में बोली, मैं चोर नहीं हूँ, आपसे मानती तो आप मुझे डांटते। रणविजय के झटके में आयशा के ऊपर आकर कोल्ड वॉइस में बोला, अगर ब्लैंकेट चाहिए तो मेरे साथ बेड पर ही सोना पड़ेगा। फिर रणविजय आयशा के साइड में ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाता है। आयशा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो भी ब्लैंकेट ओढ़कर कर सो जाती है। वही अगली सुबह आसमान में सूरज चमक रहा था, चिड़िया चहचहा रही थी। सुबह के 5 बजे थे। रणविजय की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है आयशा उसको हक करके सो रही है। रणविजय आयशा के बालों से आ रही खुशबू को सूंघते हुए आंखें बंद करके कोल्ड वॉइस में बोला, ये तुम्हारी आखिर चैन की नींद है, आज के बाद तुम्हें कभी भी चैन की नींद नसीब नहीं होगी। रणविजय आयशा को खुद से दूर करने की कोशिश करता है तो आयशा फिर से रणविजय को हक कर लेती है। रणविजय की आंखें सर्द हो जाती हैं और वो आयशा को झटक कर खुद से दूर कर देता है और ऐसा होते ही आयशा नींद में ही चिल्लाने लगती है, पापा पापा, मेरे पापा को छोड़ दो, मेरे पापा निर्दोष हैं, पापा। आयशा को बुरा सपना देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू भी बहा रहे थे। रणविजय एक नजर आयशा को देखकर बेड से उठकर बाथरूम में चला जाता है। रणविजय को आयशा के आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़। रणविजय बहुत ही बेदिल इंसान था, उसको किसके दर्द से कोई लेना देना नहीं था। रणविजय आयशा को छोड़कर मॉर्निंग वॉक पर चला जाता है। वही 2 घंटे बाद जब रणविजय वॉक से लौटता है और सीधे जिम में जाकर पुशअप करने लगता है। 1 घंटे जिम करने के बाद रणविजय विंडो के पास खड़ा होकर गार्डन में देखने लगता ही तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। आयशा रोली के साथ गार्डन में खेल रही थी और उन दोनों के साथ निखिल भी था। ये नजारा देखकर रणविजय की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो जिम से गुस्से में निकल जाता है। वही गार्डन में आयशा निखिल और रोली के साथ पकड़ पकड़ी खेल रही थी।
आयशा और रोली भाग रहे थे और निखिल उसको पकड़ रहा था। आयशा रणविजय की टी शर्ट में ही थी और उसकी खूबसूरत गोरे पैर विजिबल हो रहे थे। आयशा खिलखिलाते हुए भाग रही थी। निखिल उसके पीछे भागते हुए बोला, आयशा मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और फिर तुम्हें मेरे साथ कॉफी पीने चलना पड़ेगा। आयशा खुशी से खिलखिलाते हुए बोली, आप मुझे पकड़ नहीं पाओगे। निखिल स्माइल करते हुए बोला, अच्छा। निखिल तेज भागने लगता है और वो आयशा को पकड़ लेता है। आयशा और निखिल मुस्कुरा रहे थे, तभी वहां गुस्से से लाल हो चुका रणविजय आता है। रणविजय निखिल से आयशा की कलाई छोड़ता है और फिर निखिल के पेट में एक जोरदार पंच मारकर गुस्से में बोलता है, मैंने इस लड़की से दूर रहने को कहा था ना। निखिल अपने पेट को सहलाते हुए बोला, अरे मैं उसको रिझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं तो तुमसे मिलने तुम्हारे रूम में आया था, तो वहां मैंने आयशा को रोते हुए देखा, तो बस इसको खुश करने के लिए इसके साथ खेल रहा था, बस और कोई बात नहीं है। रणविजय निखिल की बात सुनकर गुस्से में दांत भींचकर बोला, अगर अगली बार इसके साथ खेलते नजर आया तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। फिर रणविजय आयशा की तरफ घूमकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर गुस्से में बोला, ओ तो तुम मेरे दोस्त को रिझाकर उससे पैसे लेने का प्लान बना रही है। अगर तुम्हें यही सब करके पैसा कमाना है तो फिर ये सेल्फ रिस्पेक्ट का नाटक क्यों कर रही हो। आयशा रणविजय से अपने बाल छोड़ते हुए बोली, आप मेरे बारे में ऐसी गंदी बातें कैसे बोल सकते हैं। तब कि आपको खुद पर उंगली उठानी चाहिए, आप कितने घटिया हैं। आपने एक लड़की को अपने पैसों के बाल पर खरीद लिया। छोड़िए मेरे बाल। रणविजय आयशा को खुद को जवाब देते देखकर आग बबूला हो जाता है और वही आयशा का मुंह बंद करने के लिए उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और उसके होंठों को कुतरने लगता है। निखिल पीछे से बोला, यार नादान है, छोड़ दे। रणविजय एक पत्थर दिल इंसान था, उसको किसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रणविजय बस अपना गुस्सा शांत होने तक आयशा के होंठों को कुतरता रहा। जब रणविजय के मुंह में बल की टेस्ट आता है तब कहीं जाकर आयशा के होंठों को छोड़ता है। आयशा धड़ाम करके जमीन पर बैठ जाती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। रणविजय अपने होठों पर जीभ फिराकर कोल्ड वॉइस में आयशा से बोला, शर्त याद है ना। फिर रणविजय अपनी बात को बोलकर वहां से चला जाता है। वही आयशा रोने लगती है और रोते हुए बोली, मेरी क्या गलत है। आयशा फूट फूट कर रोने लगती है। निखिल आयशा से बोला, अच्छा तुम रोना बंद करो और यहाँ से चलो। निखिल आयशा को सहारा देकर खड़ा करता है और फिर अपने साथ अंदर लेकर चला जाता है।